फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आज जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सीखेंगे और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं किसे है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the transaction between resident of the country between resident of the country with the rest of the world during a given period of time या फिर in a given period of time in a given period of time। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं क्या बोल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड को? ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो गए यहाँ पर। एक मिनट, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, all the economic transactions between resident of the country with the rest of the world in a given period of time। मतलब कंट्री के रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए हैं कंट्री के रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए हैं, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे? तो ये सब रिकॉर्ड होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कंट्री के रेसिडेंट ने पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, वो सब रिकॉर्ड कहाँ होंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फिर से, कंट्री के रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे? तो ये सर सारे रिकॉर्ड होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आगे देखिए, अब सर सवाल ये उठता है कि रेसिडेंट किसे कहते हैं और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो रेसिडेंट का मतलब देखिए, resident means a person or an institution resident means a person or an institution whose center of economic interest whose center of economic interest lies in the country। रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट
हमारे कंट्री में लाई करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया, एक मिनट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि वो पर्सन 3 काम इंडिया में करता हो। अर्निंग इंडिया में करता हो, स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर भी इंडिया में करता हो, और साथ ही साथ एकुमुलेशन, एकुमुलेशन का मतलब होता है सेविंग, सेविंग भी इंडिया में करता हो। अगर कोई पर्सन जिसका अर्निंग भी इंडिया में हो, स्पेंडिंग भी इंडिया में हो, और साथ ही साथ उसका एकुमुलेशन मतलब सेविंग भी इंडिया में हो, तो उस पर्सन को आप रेसिडेंट कहोगे। या फिर एक और रूल है कि जो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, उससे आप क्या कहोगे? रेसिडेंट कहोगे। तो जितने भी रेसिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ आएंगे? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, रेसिडेंट कौन कौन होगा। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी। मैं लिख देता हूँ। रेसिडेंट में कौन कौन आएगा? या तो इंडिविजुअल आएगा, या फिर फर्म, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी आएंगी। बट रेसिडेंट में कौन कौन नहीं आएगा? रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड, तो पहला जो है इसमें डिप्लोमेटिक स्टाफ है। डिप्लोमेटिक स्टाफ किसे कहते हैं जी, बताइए। ये लोग ना फॉरेन एम्बेसी जो होते हैं ना, उन्हीं को हम डिप्लोमेटिक स्टाफ कहते हैं। ये लोग जिस देश के होते हैं ना, उसी देश के रेसिडेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो इंडिया में अगर चाइना की एम्बेसी है, इंडिया में अगर चाइना की एम्बेसी है, चाइना के डिप्लोमेटिक स्टाफ है, तो ये इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, ये इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, ये चाइना के रेसिडेंट कहलाएंगे। या फिर अगर इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टाफ अमेरिका में है, तो वो अमेरिका के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होते हैं ना, ये जिस देश के होते हैं उसी देश के रेसिडेंट कहलाते हैं। इनका प्लेस ऑफ मतलब जहाँ रहते हैं वो मैटर नहीं करता, प्लेस ऑफ रेसिडेंट मैटर नहीं करता। ये जिस देश के हैं वहीं के रेसिडेंट कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा मिलिट्री पर्सोनल, मिलिट्रीज वाले, मिलिट्री वाले लोग जो है ये भी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। टूरिस्ट, टूरिस्ट रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। टूरिस्ट कब रेसिडेंट कहलाएंगे? जब ये 182 डेज से ज्यादा रह गए हैं तो रेसिडेंट कहलाने लगेंगे। माइग्रेटरी वर्कर्स या फिर ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है जी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में।